हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे ही होंगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल में सिया सोल। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। बाकी बकैती हम बाद में आपको लास्ट में सुनाएंगे कि क्या हो रहा है आजकल, जो स्टोरी लेट हो रही है। क्या करें यार, नहीं सुधरने वाले हम। तो हमने देखा था प्रीवियस पार्ट में, जो आरव होता है वो कार ड्राइव करते करते बेहोश हो जाता है और उसका सर कार की सीट पर लीन हो जाता है, यानी पीछे की तरफ गिर जाता है। यहाँ कार बेकाबू होते हुए रात के सन्नाटे को चीरते हुए फुटपाथ से गुजरते हुए एक दरख्त पे जाके लगती है, यानी कि एक बड़े से पेड़ पर जाकर लगती है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्टीयरिंग व्हील पर आरव का सर जाकर लगता है, जिससे उसका ब्लड और तेजी से बहने लगता है और वो ब्लड स्टीयरिंग व्हील पर गिर रहा था और आरव का चेहरा उस ब्लड से भीग चुका था। वहीं उसी समय सड़क किनारे फुटपाथ पर एक इंसान टहल रहा था। अचानक उसकी नज़र सामने से आ रही उस बेकाबू कार पर पड़ी। वो कार को देखकर घबराकर साइड हो जाता है। अगले ही पल में कार सीधा जाकर पेड़ से टकरा जाती है। वो इंसान कार से निकलते हुए धुएं और चिंगारी को देखकर दौड़कर कार के पास पहुंचता है। खिड़की से झांक कर देखता है तो अंदर आरव खून से लथपथ बेहोश पड़ा था। जैसे ही वो आरव को देखता है तो वो शीशे पर जोर जोर से नॉक करने लगता है, जैसे आरव को जगाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन आरव तो बेहोश था। तभी कार से धुआं और तेज उठने लगता है। थोड़ी सी चिंगारियां बढ़ चुकी थी। आदमी झटपट दरवाज़ा खींचता है और हैरानी की बात यह थी कि दरवाज़ा एक ही झटके में खुल जाता है। यहाँ वो इंसान देरी न करते हुए आरव को तुरंत खींचकर बाहर निकालता है। जैसे ही वो इंसान आरव को कार से बाहर निकालता है, कार के बोनट में आग भड़क उठती है। वो इंसान एक पल के लिए उस जलती कार के तरफ देखता है और फिर आरव को होल्ड करते हुए थोड़ा खींचते हुए फुटपाथ की तरफ ले जाता है। कार से थोड़ा दूर ही जाकर वो फुटपाथ पर जैसे ही आरव को लिटाता है, तभी कार के ब्लास्ट की साउंड आती है। कार जोर धमाके से फट जाती है। यहाँ सड़क सुनसान थी। कार का चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं और आग की लपटें पूरे में फैल रही थी। यहाँ वो इंसान आरव को साइड में लिटाकर रोड की तरफ आता है। वो इधर उधर घबरा कर देख रहा था कि कोई ऑटो या कोई इंसान जाता हुआ दिखे जिससे वो हेल्प ले सके, लेकिन रात इतनी हो गई थी कि ना ही कोई ऑटो मिल रहा था, ना ही कोई इंसान जाता हुआ दिख रहा था। फिर वो आरव की तरफ वापस आता है। जैसे ही वो आरव की तरफ वापस आता है, उसकी नज़र आरव के सर से निकलते हुए खून की तरफ जाती, जो ज़्यादा ही बह रहा था। वो तुरंत ही अपनी पॉकेट से एक कपड़ा निकालता है और आरव के सर पे रख देता है, जिससे उसका खून निकलना थोड़ा कम हो। फिर वो दूसरा हाथ डालता है अपने पॉकेट में और एक फ़ोन निकालता है। तुरंत किसी को कॉल करता है और कहता है, हेलो सुन, जल्दी इस लोकेशन पर आ, और हाँ जल्दी आना। वो इंसान कॉल कट कर देता। उसने कॉल पर सामने वाले को लोकेशन का नाम बता दिया था। विदिन 5-10 मिनट्स एक ऑटो ड्राइवर आता है, एक ऑटो लेकर। वो ड्राइवर ऑटो से उतरता है और इंसान के पास आता है और बोलता है, ये कौन है और इसे क्या हुआ, इतना खून क्यों आ रहा है इसे। फिर उसकी आंखें जलती हुई कार की तरफ जाती हैं, जो पूरी खाक हो चुकी थी। यहाँ सामने वाला इंसान जो आरव के पास बैठा हुआ था, वो बोलता है, ये सब छोड़ और इसे जल्दी उठा। यहाँ ऑटो ड्राइवर जब कार को देखता है, फिर वो कोई सवाल नहीं करता। वो आरव को होल्ड करता है उसके पैरों के पास से। जो इंसान आरव को कार से निकाल के लाया था, वो आरव को ऊपर की तरफ से पकड़ता है। ये दोनों उसे उठाकर ऑटो के अंदर लिटाते हैं। यहाँ वो इंसान आरव का सर अपनी गोद में रख लेता है और आरव को अच्छे से लिटा देता है और सामने ऑटो ड्राइवर से कहता है, जल्दी चल, इसे दवा की ज़रूरत है। यहाँ ऑटो ड्राइवर बोलता है, हाँ, और वो जल्दी से ऑटो स्टार्ट करता है और ये लोग निकल जाते हैं वहाँ से। उधर दूसरी तरफ वो लड़की जो कुछ देर पहले आरव के साथ क्लब में थी, अपनी बाइक पर कहीं और निकल चुकी थी। सुनसान गलियों से होकर वे एक पुराने छोटे से मकान के पीछे कर रुकी और अपनी बाइक वहीं खड़ी करती है। बाइक से उतरकर वो घर की तरफ देखती है और धीरे धीरे उस घर की तरफ बढ़ती है। वो एक छोटा सा घर था
वो उस छोटे से घर के बैक साइड के डोर के पास जाकर खड़ी हो जाती है और उस दरवाजे पर नॉक करती है। यहाँ वो लड़की दीवार का सहारा लेते हुए खड़ी हुई थी। तभी उस घर का डोर ओपन होता है। एक लड़की बाहर आती है, आधी नींद और फेस पर टेंस एक्सप्रेशन के साथ। वो जैसे ही सामने देखती है तो शॉक हो जाती है और कहती है, तू ठीक है? ये सब कैसे हुआ खुशी? किससे लड़कर आई है? और उसे होल्ड करके संभालने लगती है। यहाँ खुशी उसी लड़की का नाम था जो आरव के साथ क्लब में थी। खुशी बोलती है एक पेनफुल वॉइस में, मैं काम से गई थी बस, अब ज़्यादा सवाल मत कर। और वो नीचे की तरफ गिरने लगती है। लड़की उसे टाइटली होल्ड करते हुए बोलती है और उसे अंदर ले जाती है। बेसिकली वो एक पुराना ओल्ड सा क्लिनिक था। वो लड़की अंदर खुशी को बेड पर बिठाती है और जाके एक गिलास पानी लाती है और खुशी की तरफ करती है। यहाँ खुशी वो पानी पीती है और गिलास को साइड में रखने लगती है जो उसके हाथ से गिरने ही वाला था। तभी वो लड़की उस गिलास को पकड़कर साइड टेबल पर रखती है। फिर वो लड़की अंदर की तरफ जाती है फर्स्ट एड बॉक्स लाने के लिए। यहाँ खुशी इंजर्ड हालत में उसी बेड पर लेट जाती है और थोड़ी तेज सांसें ले रही होती है। तभी वो लड़की फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती है। जब वो खुशी को ऐसे देखती है तो वो उसे होल्ड कर कर बिठाती है उसी बेड पर। कुछ पिलोज लेकर वो बैक पर रख कर उसे लीन करवा कर अच्छे से लिटा देती है और कहती है, तुझे ये सब चोट कैसे लगी और माँ को पता है ये? यहाँ खुशी बोलती है, नहीं यार, अगर उन्हें पता लगा ना तो मेरे को कहीं जाने नहीं देंगी अब से। आउच। और ऐसा कहते हुए वो दर्द से चिल्लाती है। फिर वो लड़की फर्स्ट एड बॉक्स खोलती है, उसमें से कोई ट्यूब्स एंड बैंडेज पट्टीज वगैरह निकालती है। फिर वो सेवलॉन टाइप या डेटॉल टाइप लिक्विड उसके ज़ख्म पर लगाने लगती है, जिससे खुशी दर्द से चिल्ला रही थी, धीरे धीरे। यहाँ खुशी बोलती है, जहाँ चाहे फालतू लड़के आएगी तो दर्द तो होगा ही ना। एक तो बता भी नहीं रही है, ऊपर से चिल्लाए जा रही है। क्या ज़रूरत है किसी से लड़ने की? और लड़ेगी तो पेन तो होगा ही ना, चोट तो लगेगी ही ना। अब चुपचाप सह। यहाँ खुशी चुपचाप हो जाती है। अब वो कुछ बोल ही नहीं रही थी, यहाँ तक कि वो अब चिल्ला भी नहीं रही थी। फिर वो लड़की उसके ज़ख्म पर बैंडेज करती है, उस पर दवा लगाती है और उसे कुछ पेन्स किलर्स देती है और कहती है, तू रेस्ट कर और सो जा, मैं बाहर ही हूँ, कुछ चाहिए हो तो आवाज़ लगा देना। यहाँ खुशी बेड पर आधी नींद में ही थी और कहती है और वो सीधा लेट जाती है और थोड़ी ही देर में सो जाती है। यहाँ वो लड़की खुशी को ब्लैंकेट से कवर करती है और उस रूम से बाहर चली जाती है। तो आते हैं अब पार्टी की तरफ। इधर पार्टी में सब एंजॉय करके थक कर घर जा रहे थे। अपनी अपनी कार्स लेकर सब अपने अपने घर जा रहे थे। जो कार्स लेकर नहीं आए थे उनके लिए भी कंपनी की कार से ड्रॉप किया जाता है। यहाँ सबके लिए कार्स अवेलेबल करवाई गई थी और धीरे धीरे सब चले जाते हैं। यहाँ राघव ने थोड़ी सी ड्रिंक की थी जिससे उसका सर घूम रहा था और इतना एंजॉयमेंट के बाद उसकी बॉडी भी थक गई थी और वो उसी रिसोर्ट के होटल रूम की तरफ जा रहा था। तभी अजय आकर उसे संभालता है और उसे उसके रूम की तरफ ले जाता है। रूम का डोर ओपन करके उसे अंदर ले जाकर बेड पर लिटा देता है और उसका फ़ोन साइड में रखी हुई टेबल पर रख देता है और विस्पर करते हुए उसे देखते हुए बोलता है, अगर इसे कुछ हुआ तो आरबी का बॉस मुझे मार डालेगी और आरबी का बॉस को कुछ हुआ तो बड़ी मैम मुझे जिंदा लाश बना देगी। पता नहीं कहाँ आकर फंस गया हूँ और बॉस का भी नहीं पता वो कहाँ गई है। ऐसा कहते हुए वो सीलिंग की तरफ देख रहा था, यानी भगवान की तरफ देखते हुए कह रहा था। फिर एक गहरी सांस लेता है और राघव को ब्लैंकेट उड़ाकर वो रूम से बाहर निकलते हुए रूम को लॉक करते हुए वहाँ से चला जाता है नीचे की तरफ। नीचे वो गार्ड्स को कुछ इंस्ट्रक्शन देता और फिर वो भी अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है।
यहाँ राघव के रूम में उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन फ्लैश हो रहा था। उस पर एक मैसेज था जिसमें एक लोकेशन थी और वो लोकेशन किसी और की नहीं, आरव की थी, जो आरव ने अपनी वॉच से भेजी थी। जो लोकेशन सिर्फ 2-3 घंटे के लिए ही थी और वो थोड़ी देर बाद ही फेड हो जाती है। पर इधर राघव ने तो फ़ोन ही चेक नहीं किया था। वो तो गहरी नींद में बेड पर सो रहा था। क्या राघव और अजय आरविका को ढूंढ पाएंगे? चलिए देखते हैं। इधर ऑटो ड्राइवर ड्राइव करके एक बस्ती की तरफ ऑटो ले जाता है, छोटी सी चौल की तरफ। वो उन छोटी छोटी गलियों से होते हुए अंदर की तरफ ऑटो ड्राइव करते हुए लेकर जाता है, थोड़ा स्पीड में। और एक झोपड़ी टाइप घर था, वहाँ जाकर ऑटो रुकता है और ऑटो से उतरता है और जाकर उस झोपड़ी टाइप के घर को ओपन करता है, जिसका डोर टूटा हुआ था। उस डोर को ओपन करता है तो एक अजीब सी आवाज़ आती है। फिर ऑटो की तरफ बैक सीट की तरफ आता है, जिधर आरव लेटा हुआ था उस इंसान की गोद में। यहाँ ऑटो ड्राइवर आरव के पैर पकड़कर उसे थोड़ा नीचे की तरफ रखता है। फिर वो इंसान जो अंदर बैठा था वो थोड़ा उठकर आरव का सर अपनी गोद से उठाता है और साइड होकर फिर उसके हाथ पकड़कर उसे उठाता है। ये दोनों आरव को उठाकर उस ऑटो से बाहर निकालते हैं और उस झोपड़ी वाले घर के अंदर ले जाते हैं। अंदर एक साइड में थोड़ी हल्की सी टूटी सी चारपाई पड़ी थी, जिस पर एक बच्चा सो रहा था, 15-16 साल का। वो इंसान उसे बोलता है, बेटू बेटू उठ जा, बेटू उठ। जैसे ही वो बच्चा आवाज़ सुनता है वो तुरंत रुक जाता है, उस चारपाई से उतरकर नीचे खड़ा हो जाता है और जाकर साइड में लगी हुई एक लाइट ऑन करता है। यहाँ पर एक छोटी सी लाइट जल रही थी जिससे थोड़ी रोशनी थी, पर उतनी नहीं जिससे साफ साफ दिखाई दे। इसलिए वो जाकर तुरंत ही लाइट ऑन करता है और सामने खड़े हुए दोनों को देखता है। यहाँ ऑटो ड्राइवर और वो इंसान आरव को उस चारपाई में लिटा देते हैं। वो इंसान बोलता है उस ऑटो ड्राइवर से, लखन जल्दी से जाओ और हकीम बाबा को लेकर आओ। ऑटो ड्राइवर का नाम लखन था। लखन जाता है। 4 घर दूर एक बाबा रहते थे जो हकीम थे, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। वो उनके घर जाता है और तेजी से नॉक करने लगता है। हकीम बाबा, हकीम बाबा, दरवाज़ा खोलिए, इमरजेंसी है, हकीम बाबा। यहाँ बाबा अपने घर का दरवाज़ा खोलते हैं। वो भी एक छोटा सा घर था टूटा हुआ। वो दरवाज़ा खोलते ही बाहर आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ लखन बेटा, इतना घबराए हुए क्यों हो? यहाँ लखन बोलता है, एक बच्चे की जान खतरे में है, उसका बहुत गहरी चोट आई है बाबा, आप जल्दी चलिए। यहाँ लखन कुछ और बोलता ही कि बाबा अपनी झोपड़ी के अंदर वापस जाता है और वो बाबा अंदर जाकर अपना कुछ सामान उठाता है। एक कपड़े की पोटली सी होती है, पोटली टाइप, एक बैग टाइप होता है, वो उसे उठाता है और बाहर आता है और कहता है, चलो। अब वो थोड़े बूढ़े थे, उन्हें चलने में थोड़ी सी तकलीफ़ होती है। लखन उन्हें सहारा देता है और साथ में सड़क भी टूटी फूटी थी। उन्हें अंधेरे में लाइट दिखाते हुए कच्चे रास्ते से उसी झोपड़ी की तरफ लाता है जिधर आरव था। यहाँ हकीम बाबा अंदर आते हैं, झोपड़ी में आरव की तरफ देखते हैं। वो तुरंत कहते हैं, पहले पानी और एक साफ सा कपड़ा लाओ, इसके जख्म साफ करने पड़ेंगे और इसका ब्लड भी। और वो जो इंसान था उसने पहले ही सब इंतज़ाम कर दिया था। एक साफ सा कपड़ा और एक बर्तन में पानी लेके वो खड़ा हुआ था। वो दोनों चीज़ें हकीम बाबा की तरफ करता है। हकीम बाबा दोनों सामान लेके आरव को अच्छे से क्लीन करते हैं। उसके फेस पर, उसके हाथ पर उस गीले कपड़े से उसका ब्लड साफ़ करते हैं। फिर वो जैसे ही आरव की शर्ट की तरफ झुकते हैं, मतलब उसकी नेक की तरफ साफ़ करने, तब उन्हें समझ में आता है कि आरव एक लड़की है। वो वहीं रुक जाते हैं और आरव के सर के घाव को और उसकी बॉडी को चेक करते हैं। फिर वो अपनी पोटली से कुछ सूखी जड़ी बूटी सी निकालते हैं और उसके लेप बनाते हुए कहते हैं,
इसका सर हल्के से कपड़े के ऊपर रखो। वो इंसान तुरंत ही कुछ कपड़े लाता है, एक उनकी पिलो बनाता है और आरव का सर बहुत ही ध्यान से स्लोली उठाकर उस पर रखता है। यह हकीम बाबा का जड़ी बूटियों से बना हुआ लेप बन जाता है। वो आरव के सर की चोट पर उसे अप्लाई करते हैं, उसके हाथों पर भी उसे अप्लाई करते हैं। फिर बोलते हैं, उस इंसान की तरफ देखते हुए कहते हैं, दीदी बाकी का लेप अंदर की तरफ आप लगा दो। या वो दीदी कहती है, मैं तो हकीम बाबा कहते हैं, ये एक लड़की है, मैं कैसे। या वो दीदी इतनी घबरा गई थी कि उन्होंने देखा ही नहीं था कि आरव एक लड़की है या लड़का। वो आरव की तरफ 2 सेकंड के लिए देखती है, ऊपर से नीचे की तरफ। तब उन्हें भी समझ आता है कि आरव एक लड़की है। फिर वो हकीम बाबा की तरफ देखते हुए बोलती है, हाँ ठीक है। यहाँ हकीम बाबा उन्हें वो लेप देते हैं और कहते हैं, जब तक मैं काढ़ा बना कर लाता हूँ आप ये लगाइए। दीदी बोलती है, ठीक है। और वो हकीम बाबा अपनी पोटली लेकर उस झोपड़ी से बाहर चला जाता है। बेसिकली उस झोपड़ी में 2 रूम थे, मतलब वो एक छोटा सा घर था जो ऊपर झोपड़ी टाइप का था, लेकिन नीचे दीवारें भी थी, जिसमें 2 रूम थे जो थोड़ा सा टूटा हुआ था। यहाँ लखन खड़ा हुआ सब कुछ देख रहा था। फिर वो दीदी की तरफ देखता है और बोलता है, मैं बाहर ही हूँ, कुछ चाहिए हो तो बुला लीजिएगा। और वो वहाँ से चला जाता है। इधर वो बच्चा जिसका नाम बेटू था, वो बोलता है, क्या हुआ, आप इन्हें हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए माँ। तो वो दीदी बोलती है, कुछ नहीं, थोड़ी सी चोट आई है पर गहरी है और हॉस्पिटल यहाँ से बहुत दूर है ना बेटू, इसलिए इन्हें यहाँ ले आए। वो बच्चा बोलता है, ये जल्दी ठीक हो जाएंगे, आप टेंशन मत लो। तभी वो दीदी बोलती है उस बच्चे को, बेटू जाओ एक कपड़ा और एक टॉवल लेकर आओ। बेटू बोलता है, हाँ जी माँ अभी लाया। यहाँ दीदी जाके वो डोर क्लोज करती है। फिर आरव के कपड़े को रिमूव करती है और उसे लेप लगाने लगती है। जो उसकी अंदर बॉडी पर जख्म हुए थे उन पर वो जड़ी बूटियों का लेप लगा रही थी। फिर वो आरव को थोड़ा सा पलटती है। आरव के बैक पर ज़्यादा चोट थी, वहाँ थोड़ा सा ब्लड भी था। वो पहले ब्लड को साफ़ करती हैं और फिर वो जड़ी बूटियों का लेप लगाती हैं। तभी बेटू टॉवल और एक कपड़ा लेकर आता है और जल्दी से उसे चारपाई पर रख कर अपना फेस टर्न कर लेता है और कहता है, किसी को ऐसे देखना गंदी बात होती है। यहाँ वो दीदी थोड़ा मुस्कुराती है। फिर वो कपड़े उठाकर आरव के चेस्ट पर लपेट देती है, एक पट्टी की तरह, जिससे उसकी बैक की चोट भी ढकी रहे और उस पर लगा हुआ वो जड़ी बूटियों का लेप भी ना हटे, वो अच्छे से उन जख्मों पर भर जाए। फिर वो आरव के पैर की तरफ जाती है, जहाँ जहाँ चोट लगी थी उधर पर लेप लगाती है और उसके ऊपर टॉवल डाल देती है। फिर एक ब्लैंकेट सा उठाती है जो थोड़ा सा फटा हुआ था, वो आरव की बॉडी को उससे ढक देती है। तभी वो हकीम बाबा एक काढ़ा लेके आता है और बिना आरव की तरफ देखे हुए वो एक काढ़ा देता है और कहता है, ये इंजेक्शन भी मंगवा लो, ये काम आएगा। वो दीदी काढ़ा तो ले लेती है पर एक क्वेश्चन भरी आंखों से हकीम की तरफ देखती है और बोलती है, ये इंजेक्शन कैसा है हकीम बाबा। तो हकीम बाबा बोलते हैं, मैं आयुर्वेदिक हकीम हूँ पर मेरे कुछ दोस्त और भी डॉक्टर ही थे, तो मुझे इंजेक्शन का पता है। ये एक पेन किलर है और जल्दी रिकवर में भी आराम देगा और इसे गहरी नींद भी। इसे मंगवा लो, अगर ये दर्द से चीखने लगे तो इसे लगा देना। यहाँ दीदी बोलती है, ठीक है, और वो जाती हैं, एक पर्स से कुछ पैसे निकालती हैं। हकीम बाबा पैसे देखते हैं तो कुछ नहीं कहते। वो दीदी आती हैं और हकीम बाबा के साथ बाहर जाती हैं, लखन को पैसे देती हैं और कहती हैं, जो हकीम बाबा ने इंजेक्शन बोला है वो ले आओ, और अंदर चली जाती हैं।
यहाँ हकीम बाबा कुछ पैसे निकालते हैं और लखन के हाथ में रखते हुए कहते हैं, ये थोड़ा महंगा इंजेक्शन है और इसके बारे में दीदी को मत बताना। यहाँ लखन स्माइल करता है और फिर वो पैसे लेकर चला जाता है। यहाँ अंदर दीदी आरव के पास आती और उसके पास जाकर बैठती और उसके सर को बहुत आराम से होल्ड कर जिससे उसको पेन ना हो थोड़ा उठाती है और होल्ड करते हुए आरव को वो काढ़ा पिलाने लगती है। यहाँ आरव तो बेहोश था, वो बड़ी मुश्किल से वो काढ़ा पीता है। वो काढ़ा आरव अंदर ले ही नहीं रहा था, उसके अंदर जा ही नहीं रहा था। काढ़ा ज़्यादा से ज़्यादा नीचे गिर रहा था, इसलिए वो दीदी आरव को थोड़ा और अच्छे से होल्ड करके बहुत ही आराम से धीरे धीरे आरव को काढ़ा पिलाती है, एक बच्चे की तरह। और फिर उस काढ़े के कप को साइड में रखती है। फिर एक छोटा सा साफ कपड़ा लाकर आरव को क्लीन करती है जिधर काढ़ा गिर गया था। और फिर अपने बच्चे के पास जाती है और कहती है, तू सो जा। और एक चटाई लेकर उसी चारपाई के पास बिछाती है और उसे लिटा देती है। तभी लखन आता है और वो इंजेक्शन लाकर उन दीदी के हाथ में देता है और कहता है, इसे रख लीजिए। दीदी बोलती है, ठीक है लखन भाई, आप भी अब जाकर सो जाइए। लखन बोलता है, जी दीदी, पर मैं बाहर ही हूँ, यहीं लेटा हूँ, आप मुझे बुला लीजिएगा अगर कुछ चाहिए हो तो। यहाँ दीदी बोलती है, ठीक है, पर आप। यहाँ लखन बोलता है, मैं हूँ, आप परेशान मत होइए। और ऐसा बोलकर वो बाहर जाकर लेट जाता है। फिर वो दीदी उठती है, जाकर चेंज करती है, क्योंकि उनके कपड़ों पर तो आरव का ब्लड लगा हुआ था। फिर वो आकर चारपाई के पास ही बैठ जाती है। तभी वो बच्चा आकर उनकी गोद में सर रखते हुए कहता है, माँ लोरी सुना दो ना। और हाथ में एक हाथ वाला फ़ैन पकड़ा देता है। यहाँ दीदी उस फ़ैन को चलाने लगती है। पेटू और आरव को उस फ़ैन से हवा करते हुए वो लोरी गाने लगती है, जिससे बेटू वहीं उनकी गोद पर सर रखकर सो जाता है। अब यहाँ थोड़े टाइम को करते हैं शिफ्ट। यहाँ अनायरा सुबह के 10:30 बज रहे थे। अनायरा के रूम की विंडो से धूप अंदर आ रही थी। यहाँ अनायरा और महक दोनों सो रहे थे। तभी अनायरा की नींद झटके से खुलती है। वो उठती है, सीधा अपना फ़ोन को ढूंढने लगती है, इधर उधर हाथ मारती है और टेबल के कॉर्नर पर हाथ मारती है, जिससे उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है। अनायरा जल्दी से नीचे झुककर फ़ोन उठाती है और टाइम देखती है, और टाइम देखते ही कहती है, ओ नो, 10:30 हो गए। वो महक को तुरंत ही हिलाती है जगाने के लिए, महक महक ओए उठना महक। और उसे टर्न करती है, और जैसे ही टर्न करती है उससे अल्कोहल की बहुत बुरी स्मेल आती है। यहाँ अनायरा अपनी नाक बंद करते हुए बोलती है, और वो महक को हिलाते हुए बोलती, ओ बेबड़ी उठ जा, ऑफिस नहीं जाना है क्या? बेबड़ी की माँ उठ जा, कितनी पी है तूने, इतनी गंदी स्मेल आ रही है। फिर उसका फेस हिलाती है। यहाँ महक थोड़ी नींद में टूटी हुई वॉइस में बोलती है, सोने देना। यहाँ अनायरा बोलती है, ऑफिस जाना है, लेट हो गए। यहाँ महक इरिटेट होकर बोलती है, अबे पागल, ऑफ है आज, कल ही तो पार्टी में अनाउंस हुआ था। और ऐसा बोलकर वो चादर खींचकर फिर सो जाती है और अंदर ब्लैंकेट से कहती है, ईमेल चेक कर ले। यहाँ अनायरा तुरंत उठकर लैपटॉप खोलती है और मेल चेक करती है, जिसमें ऑफिस की तरफ से लीव ईमेल आया हुआ था, आज का हॉलीडे है। यहाँ अनायरा लैपटॉप की तरफ ईमेल को पढ़ ही रही थी, तभी महक जोर से चिल्लाती है, मेरा सर। यहाँ अनायरा घबरा जाती है, कौन चीख रहा है सुबह सुबह, और वो इधर उधर देखने लगती है। यहाँ महक चिल्लाती, मेरा सर अनायरा। यहाँ अनायरा जैसे ही अपना नाम सुनती है वो महक की तरफ देखती है, जो बेड पर बैठी थी। उसके आधे फेस पर ब्लैंकेट और आधे फेस पर हेयर्स आ रहे थे। यहाँ अनायरा उसे देखकर डर जाती और चीखती, भूतनी। और घबरा कर अपने हाथ को हार्ट की तरफ रख लेती है। यहाँ महक ब्लैंकेट साइड करती और चीखती है, यहाँ मेरा सर फटा जा रहा है।
और तुझे मैं भूत दिख रही हूँ? यार कुछ तो कर, मैं मर जाऊंगी। अनु, कॉफी ला दे। मेरी माँ, मेरा सर फट रहा है। यह अनारा उसे देखती है, अपने आप को सीधा करती है और उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। यह महक अपना सर अपनी पिलो से दबा रही थी और चीख रही थी, मेरा सर फट रहा है। यह अनारा अपने हाथों को फोल्ड कर कर अब खड़ी हो जाती है और महक के मज़े लेते हुए बोलती है, थोड़ा स्ट्रिक्ट टोन में, हाँ और चिल्ला। यह महक सच में चिल्लाते हुए बोलती है, मेरा सर फट रहा है अनु। यह अनारा थोड़ा गुस्से से घूरती और बोलती है, हाँ तो एक काम करना, जाकर अपना सर दीवार में मार ले, किस्सा ही ख़त्म, दर्द का भी और तेरा भी। यहाँ महक ये बात सुनकर उसे गुस्से से देखती, फिर बोलती, मेरा यहाँ दर्द से सर फटा जा रहा है और तुझे बकवास करनी है, कॉफ़ी चाहिए मुझे। यह नारा बोलती है, हाँ तो किसने बोला था पीने को, किसने बोला था कि बेबड़ों की तरह पूरी बोतल कटक जाओ। यह महक चिढ़ते हुए बोलती है, मैंने नहीं पी। जैसे ही महक ऐसा बोलती है, नारा अपनी एक आईब्रो ऊपर करके उसे देखती है थोड़ा गुस्से से। यह महक सर पकड़ते हुए दर्द में पप्पी फेस बनाते हुए बोलती है, मैंने नहीं पी, मतलब मुझे पिलाई गई थी, मुझे क्या पता था कि वो अल्कोहल है, वरना मैं थोड़ी ना पीती। यह नारा बोलती है, क्यों, तेरी जबान के टेस्ट बर्ड्स में आग लगी हुई थी क्या? महक अब लिटरली बहुत ज़्यादा इरिटेट होकर बोलती है, मैंने बोला ना मैंने नहीं पी, और वैसे भी उस जूस में किसी ने मिला दी थी, मुझे कैसे पता चलेगा कि जूस में अल्कोहल है, मैं पीती थोड़ी हूँ। या नारा कुछ कहती उससे पहले ही उसका डोर नॉक होता है। महक और अनारा दोनों डोर की तरफ देखते हैं और साथ में कहते हैं, कौन? यहाँ बाहर से आवाज़ आती है, अनु बेबी मैं हूँ। अनारा बोलती है, आई, और वो जाकर डोर ओपन करती है। यहाँ वो हेल्पर हाथ में ट्रे लेकर खड़ी थी जिसमें 2 कप रखे हुए थे। अनारा उन्हें अंदर आने का इशारा करती है। वो अंदर आकर टेबल पर ट्रे रखती और कहती, अनु बेबी ये आपके लिए चाय और महक बेबी के लिए कॉफ़ी। यह अनारा उन्हें देखती है और कहती है, आपको कैसे पता है ये इधर है और इसे कॉफ़ी चाहिए? यह अनारा की बात महक भी सुनकर यही क्वेश्चन वाले एक्सप्रेशन देती है हेल्पर की तरफ देखते हुए। यहाँ वो हेल्पर कहती है, ये महक बेबी की चीखने की आवाज़ नीचे हॉल तक आ रही थी, इसलिए मैं कॉफ़ी ले आई और एक हेडेक पेन किलर भी। यह अनायरा महक की तरफ देखती है घूर कर और कहती है, लाउड स्पीकर की दुकान। यह महक भी कहती है, शट अप, और वो हेल्पर की तरफ देखती है और कहती है, थैंक यू, कॉफ़ी की बहुत नीड थी, और कॉफ़ी के लिए अपना हाथ आगे करती है। यह हेल्पर उसे एक कप उठा कर देने लगती है, पर अनायरा वो कप ले लेती है और कहती है, नहीं। यहाँ महक मुंह बनाते हुए कहती, अब क्या है, जान लेकर मानेगी क्या मेरी? सुबह से कॉफ़ी भी नहीं पीने देगी क्या? यहाँ अनायरा उसे देखती है, फिर हेल्पर से कुछ कहती है। यहाँ हेल्पर जाती है और एक गिलास में नींबू पानी लेती है और ऊपर लेकर आती है और महक की तरफ करती है। महक बोलती है, अब ये क्या है? अनायरा कहती है, पी इसे, थोड़ी होश में आएंगी। महक पीती है और जैसे ही पीती है बाहर की तरफ निकाल देती, या खट्टा है, ये कितना खट्टा है अनु। यह अनायरा बोलती है, नींबू पानी है तेरा हैंगओवर उतारने के लिए, चुपचाप पी ले, फिर कॉफ़ी पी लियो और पेन किलर्स ले लियो। मैं ना बोलने वाली थी, पर वो अनायरा की उस घूरती हुई गुस्से भरी आंखों को देखती है तो वो चुपचाप पी लेती है। फिर अनायरा उसे कहती है, मैं फ्रेश होने जा रही हूँ। महक बोलती है, ठीक है, और अनायरा अपने टॉवेल और कपड़े लेकर फ्रेश होने के लिए चली जाती है, मतलब रेडी होने के लिए, मतलब ओनली शावर लेने के लिए। यह महक कॉफ़ी का कप उठाती है और बालकनी की तरफ चली जाती है और बाहर की तरफ देखने लगती है। और इधर वो दीदी लोरी गाते गाते और फैन से हवा करते करते, उनकी भी आँख कब लग जाती है उन्हें पता भी नहीं लगता, और वो भी चारपाई पर अपना सर लगा कर सो जाती,
पर उनका हाथ अब भी हवा करने में लगा हुआ था। यहाँ राघव की भी नींद खुलती है और उसके सर अभी भी घूम रहा था और थोड़ा सा दुख भी रहा था। वो अपनी आंखें धीरे धीरे खोलता है। जैसे ही रोशनी उसकी आंखों पर पड़ती है वो वापस अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी आंखें खोलने पर भी उसे प्रॉब्लम आ रही थी। वो थोड़ी आंखें खोलता है और साइड में देखता है एक पानी का गिलास पड़ा है। वो जैसे तैसे उसे उठाता है और सीधा पूरा पानी अपने फेस पर मारता है और खुद को होश में लाने की कोशिश करता है। फेस पर पानी पड़ने से राघव की नींद तो आंखों से चली जाती है, पर नशे की वजह से उसका सर अब भी घूम रहा था। वो धीरे धीरे बेड से उठता है और वॉशरूम की तरफ जाने लगता है, वॉल को पकड़ते पकड़ते। जैसे ही 2-3 कदम बढ़ाता है, राघव को चक्कर आ जाता है और वो नीचे गिर जाता है फ्लोर पर धड़ाम से और वहीं बेहोश हो जाता है। और इधर मैं बालकनी में खड़ी हुई कॉफ़ी पी रही थी। तभी उसकी नज़र नीचे गार्डन की तरफ जाती है, जिधर कबीर चाय पीते हुए मस्त पेपर पढ़ रहा था और नाश्ता कर रहा था। कबीर को देखते ही मैक को शैतानी सूझती है। वो बालकनी में उधर उधर देखती है। उधर कुछ पेपर्स पड़े थे, वो उन्हें उठाकर उसकी बॉल्स बनाती है और कबीर की तरफ थ्रो करती है, पर वो हवा में उड़ जाता है। मैक 2-3 बार सेम चीज़ ट्राई करती है, पर हवा चलने से पेपर उड़ जाता है। फिर वो कुछ थ्रो करने के लिए सामान ढूंढते हुए अंदर आती है। उधर उसे पानी का जग रखा हुआ दिखता है। मैक के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है। मैक उसे उठा लेती है, साथ में एक गिलास रखा था उसे भी उठा लेती है और फिर बालकनी की तरफ आती है और थोड़ा सा पानी लेकर कबीर की तरफ थ्रो करती है और थोड़ा अंदर बालकनी में साइड में छिप जाती है। यह कबीर की शर्ट पर हल्की सी पानी की ड्रॉप्स आकर गिरती हैं, तो वह ध्यान नहीं देता क्योंकि वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था जिसमें उसे न्यूज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही थी। यह महक बालकनी से झांक कर नीचे की तरफ देखती है, जहाँ पर कबीर का कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। जब महक को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो बालकनी की तरफ आगे आती है और ग्लास में अब थोड़ा और ज़्यादा पानी लेकर कबीर की तरफ थ्रो करती है। यहाँ कबीर के बालों पर और शर्ट पर पानी गिरता है। यहाँ कबीर ऊपर की तरफ देखता है, आसमान तो साफ है। फिर वो हाथ को थोड़ा साफ करके इग्नोर करके फिर से न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है। यहाँ महक को मज़ा नहीं आता। फिर वो अब आधे से ज़्यादा गिलास पानी थ्रो करती है, पर वो गलत डायरेक्शन पर जाता है, लेकिन कबीर की चाय के कप पर गिर जाता है। यहाँ कबीर के चाय का कप पर जैसे ही पानी पड़ता है, थोड़ी सी चाय पेपर के ऊपर आकर गिरती है। यहाँ कबीर चिल्लाता है, कौन है, और अपना पेपर साइड करता है। फिर वो इधर उधर देखता है और ऊपर आसमान की तरफ देखता है, जिधर पंछी जा रहे थे। उसे लगता है शायद पंछी ने कुछ फेंका हो, इसलिए वो कप को साइड में कर देता है और वापस अपना न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है। लेकिन कबीर अब थोड़ा सावधान हो चुका था। अब वो न्यूज़पेपर तो पढ़ रहा था, लेकिन उसका ध्यान इधर उधर भी था। अब यह महक को तो चैन नहीं आता कि वो कोई काम करे और वो ना हो, इसलिए अब वो पूरा का पूरा पानी का जग कबीर के ऊपर थ्रो करती है। यहाँ कबीर पूरा भीग जाता है और गुस्से से उठकर बोलता है, कौन है? जब वो गुस्से से उठकर ऊपर की तरफ देखता है तो महक हंसते हुए खुद को छुपा कर अंदर की तरफ भाग जाती है। यहाँ कबीर देख लेता है और वो जोर से चिल्लाता है, अनायरा की बच्ची, तू ठहर, मैं अभी आया। अब उसने तो सिर्फ उसका बैक साइड देखा था, इसलिए उसे लगता है वो अनायरा है। वो गुस्से से अनायरा के रूम की तरफ बढ़ने लगता है, अपना पेपर को साइड में फेंकता है और गार्डन से निकलते हुए अनायरा के रूम की तरफ जाने लगता है। यह महक हंसते हुए अंदर आती है। तभी वहाँ अनायरा रेडी होकर वॉशरूम से बाहर निकलती और महक को देखते ही कहती है, क्या बड़े दांत निकल रहे हैं, अभी तो सर फट रहा था। यहाँ महक चुप हो जाती है और कहती है, मैं बस फ्रेश होने जा रही हूँ, ठीक है, और वॉशरूम की तरफ भाग जाती है
और अंदर वॉशरूम से कहती है, अनु मेरे लिए कपड़े निकाल देना प्लीज़। यहाँ अनारा एक लंबी सांस लेती है, फिर वार्डरोब के पास जाती है और कुछ कपड़े निकालती है और एक टॉवल लेकर वॉशरूम की डोर पर हैंग कर देती है बाहर की तरफ से, और कपड़ों को बेड पर रख देती है और बाहर से चिल्लाते हुए कहती है, टॉवल बाहर डोर पर है, ठीक है। महक अंदर से कहती है, ठीक है पर ध्यान से जाना नीचे। याना थोड़ा कंफ्यूज फिर कहती है अपने आप से विस्पर करते हुए, अभी तक इसका हैंगओवर नहीं उतरा लगता है। फिर वो जाती है ड्रेसिंग टेबल की तरफ, अपने बाल कॉम्ब करने लगती है। यहाँ कबीर गुस्से से अनारा की रूम की तरफ बढ़ रहा था। वो स्टेयर्स पर गुस्से से चढ़ते हुए आ रहा था। यहाँ अनारा अच्छे से रेडी हो जाती है बिना कोई मेकअप के, बस माथे पर एक छोटी सी प्यारी सी बिंदी लगाती है और नीचे की तरफ जाने लगती है। जैसे ही रूम का डोर ओपन करती है, बाल्टी भर पानी उसके ऊपर आकर लगता है। अनारा पूरा भीग जाती है, उसके कपड़े बाल पूरे गीले हो जाते हैं, यहाँ तक कि उसका रूम भी। अनारा गुस्से से चिल्लाती है, ये क्या है। यह सामने कबीर हंस रहा होता है खाली बाल्टी हाथ में लिए हुए और कहता है, मज़ा आया मैडम सुबह सुबह नहाकर एकदम ठंडे पानी से। अनारा काँप चुकी थी क्योंकि फ्रिज का ठंडा बिल्कुल चिल्ड पानी उसके ऊपर फेंका गया था। और जब वो कबीर की आवाज़ सुनती है, वो गुस्से से कबीर की तरफ देखती है और कहती है, कबीर। यहाँ कबीर जैसे ही अनारा की गुस्से भरी आवाज़ सुनता है, वो वहाँ से भागने लगता है। यहाँ अनारा उसके पीछे भागने लगती है गुस्से में। कबीर तपंदर तू रुक जा, आज तू नहीं बचेगा, ऐसा बोलते हुए उसके पीछे भाग रही होती है। यहाँ कबीर हंस रहा होता है पर उसे डर भी था। वो तेज़ी से भागकर लिविंग एरिया की तरफ चला जाता है। अनारा उसे देख लेती है और उसे चिल्लाते हुए डांटते हुए ऊपर से नीचे आ रही थी कि सुबह सुबह ये क्या नौटंकी है तेरी, हाँ, और ऊपर से इतना ठंडा पानी कौन डालता है, पागल है क्या। यहाँ कबीर बोलता है, होली खेलने का शौक है ना तुझे, वही पूरा कर रहा था। यहाँ वो लिविंग एरिया में आ जाता है। यहाँ अनारा सीधा जाती है किचन में, फ्रिज से एक बॉटल निकालती है बिल्कुल चिल्ड, उसका जल्दी से कैप ओपन करती है और सीधा जाती है लिविंग एरिया की तरफ और गुस्से से कहती है, रुक, बहुत शौक है ना ठंडे पानी से होली खेलने का। और ऐसा कहते हुए कबीर की तरफ पानी थ्रो करती है। यहाँ कबीर खुद को बचा रहा था पर उसके फेस पर पानी तो पड़ ही जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है, पागल है क्या, काउच गीला हो जाएगा। या नारा बोलती, हो जाए लेकिन आज मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली, तूने मेरे ऊपर सुबह सुबह ठंडा पानी क्यों डाला। और ऐसे फिर से पानी थ्रो करती और उसके पास जाती। यहाँ कबीर उसी का हाथ पकड़ के उसी बोतल से अनारा को फिर से पानी से नहला देता है और कहता है, सुबह से तुझे ही भूत चढ़े पानी से होली खेलने के, मुझे नहीं। यहाँ अनारा के ऊपर जैसे ही पानी पड़ता है वो चीखती, कबीर मैं तुझे बंदर, ऐसा चिल्लाते हुए कबीर के बाल पकड़कर नोचने लगती। यहाँ कबीर पेन में कहता है, अनारा अनारा छोड़, अनु छोड़, मेरे बाल नहीं यार, बाल नहीं। और कहता है, तुझे ही भूत चढ़े थे सुबह सुबह पानी डालने के, बालकनी से पानी क्यों डाला। यहाँ नायरा कबीर के बाल छोड़ती है और अब कान पकड़ के मरोड़ती है, मैंने मस्ती कब किया मैंने, क्या किया सुबह बता मुझे। यहाँ कबीर चिल्लाते हुए बोलते, अनु यार तूने ही मेरे ऊपर बालकनी से पानी डाला था और हंसते हुए अंदर चली गई थी। यहाँ नायरा उसको डांटती, कबीर तो बंदर, मैं नहाने गई थी, मैंने कब डाला पानी, मैं तो आज बालकनी में गई भी नहीं हूँ सुबह से। यहाँ कबीर चिल्लाते हुए बोलता है दर्द में, वो पर्पल ड्रेस में तो तू ही थी ना। यहाँ नारा बोलती, मैं नहीं थी। यहाँ कबीर बोलता है, कान तो छोड़ दे, आउच बहुत दर्द हो रहा है, मरोड़ तो मत। यहाँ महक मस्त शावर लेकर रेडी होकर इन दोनों की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर स्टेयर्स पर आती है और दोनों की फाइट के मज़े ले रही थी। दोनों को लड़ते झगड़ते हुए मस्त मज़े से स्टेयर्स पर खड़े होकर देख रही थी।
यहाँ नायरा बोलती मैंने कोई पर्पल ड्रेस वेयर नहीं की। यहाँ कबीर बोलता है गुस्से से कान छुड़ाते, तो क्या तेरे रूम में किसी लड़की की आत्मा आ गई है क्या? यहाँ नायरा का दिमाग में कुछ क्लिक करता है लड़की और पर्पल ड्रेस सुनकर। वो कहती है लड़की की आत्मा तो नहीं, पूरी एक चुड़ैल ज़रूर आई है। या कबीर कंफ्यूज और डरा हुआ, चुड़ैल कौन? नायरा कुछ बोलती उससे पहले यहाँ किसी की हंसने की आवाज़ आ रही थी। दोनों एक साथ फेस टर्न करते हुए स्टेयर्स की तरफ देखते। वहाँ मैं खड़े हुए हंस रही थी ज़ोर ज़ोर से, अपना पेट पकड़कर। उसकी तो हंसी रुक ही नहीं रही थी। ये दोनों उसको गुस्से से घूर रहे थे और ज़ोर से चिल्लाकर दोनों साथ में कहते महक, और उसके पीछे भागने लगते। यहाँ महक अपना नाम सुनकर उन दोनों की तरफ देखती और जल्दी से ऊपर की तरफ भाग जाती है और ये दोनों महक का पीछा करने लगते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, बाकी की स्टोरी आपको मिल जाएगी थोड़े दिन बाद ही, I mean 1-2 दिन बाद ही। तो चलते हैं, शम्मा खैर, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।